थोड़ी देगा। तो ध्यान दें, सोशल साइंस पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव है 2019 में जो बिहार बोर्ड पूछा था वो है 2019 का प्रथम पाली। कब का है? 2019 का प्रथम पाली। चलिए ध्यान दीजिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है ना कि जैसे बैंक का काम है तो कहिया शुरू होता है कहिया खत्म होता है, ठीक है? या कोई भी उद्योग कल कारखाना तो उसमें भी वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है? तो जितना काम धंधा का उसमें सब में वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष मतलब कि नया पूजा बनता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं दुकान या कुछ में क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजा जो करते थे नया डायरी उरी बनाते हैं, वही में फिर हिसाब साल भर करते हैं, होता है। तो समझिए कि हम लोग दुकान के वित्तीय वर्ष हो गया कि फिर कब शुरू किए? अति में शुरू किए, कौन पूजा में हुआ? लक्ष्मी पूजा में खत्म, फिर अगले साल लक्ष्मी पूजा में खत्म हुआ, वही ना डायरी शुरू किए। तो वैसे ही होता है वित्तीय वर्ष। तो बताइए वित्तीय क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 यानी कोई बैंक, और सुनिएगा बैंक में कहता है कि मार्च क्लोजिंग चल रहा है, ठीक है? क्या है कि मार्च लास्ट है, मार्च लास्ट तक काम करना है, कहानी खत्म, फिर नया शुरू कब से हो जाएगा? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी डायरी उसका 1 अप्रैल से शुरू होगा, कहां तक जाएगा? 31 मार्च। फिर नया काम शुरू हो जाएगा 1 तारीख से। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब वित्तीय राजधानी कल ही पढ़ाए थे, वित्तीय राजधानी। वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। याद रखिएगा, भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई, ठीक है? भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत का वित्तीय वर्ष सुनो 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष मतलब समझ रहा है ना? जैसे काम धन हुआ 1 अप्रैल से काम शुरू किए, खत्म कब तक है? 1 मतलब जो काम धन नया से शुरू हो गया, 1 अप्रैल से नया से सब फ्रेश से काम शुरू हुआ, ठीक है? और फिर 31 मार्च तक खत्म होगा, फिर नया से शुरू होगा, तो वित्तीय वर्ष होगी। डायरी उड़ी जो भी सब चेंज हो गया, नया साल शुरू हो गया, समझिए एक तरह से, ठीक है? बुलाइएगा, चलिए आगे। हाँ देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? आइए, बृहद क्षेत्र। बृहद मतलब होता है बहुत बड़ा क्षेत्र। बृहद मतलब बड़ा। बृहद मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है, ठीक है? पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में क्या है? पानी है। तो पानी ज्यादा होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीलाग्र। पृथ्वी क्या कहते हैं? नीलाग्र। क्या नीलाग्र कहते हैं? 2 नंबर में आपको देता है कि पृथ्वी को हम लोग नीलाग्र क्यों कहते हैं? तो क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? पानी। 75% जमीन पर पानी है, समझ रहे हैं? अब 25% पर जमीन है, जंगल है, वन है, ये सब है। 75% जमीन पर क्या है? पानी है। तो ज्यादा मात्रा पर अब जैसे जाइएगा स्पेस उस पर जाइएगा ना, सेटेलाइट से देखिएगा। अब मोबाइल में भी है तो मोबाइल से सेटेलाइट से मैप देखिएगा, वर्ल्ड मैप देखिएगा, वर्ल्ड का पोजीशन दिखाएगा सेटेलाइट से। तो पहले आप जैसे जूम करिएगा तो ऊपर से पूरा नीला नीला करेगा, धीरे धीरे जूम करते आइए, जूम करते आइए, जूम करते आइए, देखिएगा हाँ छत्तीसगढ़ के घर के जा देखना ही, खाली चाची छत्तीस चाची न दिखाई दे, ठीक है? तो वर्ल्ड में वर्ल्ड को देखिएगा तो कैसे आपको दिखाई देगा? नीला। काहे पृथ्वी नीला दिखाई देगा? काहे कि बहुत ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर क्या है? पानी। नीला ग्रह बताइए, तो नीला ग्रह किसको कहते हैं? नीला ग्रह तो पृथ्वी हुआ। लाल ग्रह? लाल ग्रह मंगल को। बात में पहुंच देंगे हम, बताते रहे, ध्यान देना नहीं तो नीला ग्रह किसको कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को, लाल ग्रह मंगल को, ठीक है? पीला ग्रह बृहस्पति को। पीला ग्रह किसको? बृहस्पति को, याद रखिएगा। पीला ग्रह बृहस्पति। हरा नेपच्यून को कहते हैं। ज्यादा पूछा, बृहद मतलब बड़ा क्षेत्र में, बड़ा क्षेत्र में पानी है इसलिए पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। लाल ग्रह मंगल ग्रह को, पीला ग्रह बृहस्पति ग्रह या गुरु, ठीक है? आइए, सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार 1905 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब हुआ? 1905 में। 2005। सूचना के अधिकार अधिनियम कब आया? 2005।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, बोलना नहीं, याद हो जाएगा, बोलिएगा फिर लफड़ा हो गया, याद हो तो लफड़ा हो गया कि नहीं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में, ठीक है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? जैसे हम लोग पास शासन प्रणाली बोले तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, हम लोग पास लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो उसी प्रकार नेपाल का शासन व्यवस्था कैसा है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, यानी नेपाल में भी क्या है? भारत जैसा ही नेपाल में भी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। नेपाल क्या राजधानी पूछे तो कहाँ है? काठमांडू, ठीक है। बिहार का पड़ोसी है, समझे कि नहीं, बिहार का पड़ोसी है। तो वर्तमान नेपाल का शासन कैसा है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। आइए बढ़िया, आगे देखते चलेगा वहां पूरा आता है कि नहीं, ऊपर नीचे कर नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे करे तो दाएं बाएं लसार रहा है। और राजनीतिक दलों की मान्यता, उसका चिन्ह और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी जो राजनीतिक दल है तो उसको मान्यता कौन, यानी वैल्यू कौन देगा, उसका चिन्ह कौन देगा? जैसे चिन्ह होता है ना, बैगन छाप दे दिया, बंगला छाप दे दिया, हंसुआ छाप दे दिया, खुरपी छाप दे दिया, छिपली छाप दे दिया, ठीक है, ढोलक छाप दे दिया, जरा कि चिमनी छाप, तो कौन देता है? वही क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को मान्यता, मान्यता यानी वैल्यू, और उसका चिन्ह, चिन्ह कौन देता है? जैसे चुनाव में हम खड़ा हुए तो देखते हैं, जाते हैं वहां, कहते हैं लेमिनेशन के, नेमिनेशन करने जाते हैं, नेमिनेशन यानी नामकरण करने, नेमिनेशन नामकरण करवाने जाते हैं, तो ही नामकरण के, तो ही चुनाव आयोग हमको वैल्यू देता है कि आप एक चुनाव लड़िएगा, आपका चिन्ह ये देते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि भैया राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है और चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो कौन देता है? चुनाव निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग बोलिए या निर्वाचन आयोग, वही कोई भी राजनीतिक दल है उसको मान्यता यानी वैल्यू देता है और उसका चिन्ह देता है। चिन्ह मतलब छाप, कि कौन छाप से चुनाव लड़िएगा, ठीक है। अरे ठीक है, चलो आगे। चलो अब हुआ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन सा? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार मिला है? यानी अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में हम लोग को क्या दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा? अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है कि भैया आपको स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप स्वतंत्र रह सकते हैं, आजाद, आप पे कोई दबाव नहीं डाल सकता है। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। आगे, टीपू सुल्तान, ये राजा है, नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा? मैसूर का, ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा? मैसूर, मसूरी का नहीं, मसूरिया के सरिया मत करो। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? रावण निकलता है, डंडा मुंह में पहुंच देंगे तुरंत, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? भैया पंजाब। पंजाब जैसे बिहार एक राज्य है ना, बिहार एक क्या है? राज्य। उसी पंजाब भी एक क्या है? राज्य। पंजाब भी एक क्या है? राज्य। तो पंजाब में हुआ था कहाँ? अमृतसर में, ठीक है। हाँ, जनरल डायर घेर के मारा था, ठीक है। अरे बच्चा सोच के बोल रहा है, ठीक है, घेर के मारा था, ठीक है। हाँ, घेर के मारा था। अरे कितना अपना अनाज पानी क्या 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 समझा, एक उम्र तक ना समझा सकते हैं। अब हमारा उम्र धीरे धीरे ढल रहा है, इधर यार मार देगा 30 जीरो में समय लगेगा।
नाना ना हो छोटका नाना। चलो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर। अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग। बाग मतलब गार्डन, बाग मतलब गार्डन। अरे गया था तो वहाँ एक मौसी कोई गड़ना के बाग में मैरिज हल नहीं है, वही में शादी है छोटकी मौसी के। हाँ सर्च मारिएगा आपको दिखाएगा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का 13 अप्रैल 1919 कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर में एक गांव है, एक जगह है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, वहीं ये घटना हुआ था। ये घटना करवाने वाला कौन था? जनरल डायर, अंग्रेज सिपाही था। अंग्रेज सिपाही था, सब बैठ के वहां मीटिंग कर रहा था। हिंदुस्तान का रॉयल एक्ट, और एक रॉयल एक्ट कानून लाए थे। सुनो, रॉयल पीछे बढ़ जाना। रॉयल एक्ट एक कानून था, वो कानून बहुत खतरनाक था। खतरनाक कानून क्या था कि आपको कोई डाउट हो गया, अंग्रेज कानून लाया कि डाउट हो गया कोई पर, उसको पकड़िए जेल में बंद कर दीजिए। शक के आधार पर आपको डाउट करके रख देना। तो भारत वाला कहा कि भाई तो गलत कानून है, इसका हम विरोध करेंगे। तो सब विरोध करने के लिए जुलूस निकाला। सब जुलूस निकाल के जलियांवाला बाग में बैठ के मीटिंग करने लगा। बैठ के थक गया था, नहीं तो लोग जैसे मीटिंग निकालता है ना शाम सवेरे, वैसे लोग भी मीटिंग निकाला था। एनएसजी कमांडो वाला सब गया वहां बैठल था। अब जनरल डायर को पता चल गया, जनरल डायर को पता चल गया कि लोग मीटिंग कर रहा है अंग्रेज का विरोध। और वो जहाँ जगह जहाँ था ना, उनमें एक गोट, जैसे कोचिंग कैसे के गोट, मान लो जाके एकदम फायरिंग कर लेंगे, फ्री फायर एकदम हेड शॉट मार दे, क्या बचिएगा? एक गोट नहीं बचिएगा, बचेगा? एक गेट है। वैसे जो बाउंड्री मारल था ना जलियांवाला बाग में, एक गेट था। अब उसको पता चला, घुसा गेटे पर सबके लग से 120-130 फायरिंग करवाया। 120 राउंड मतलब समझ रहा है, उतना राउंड चलवाया। सब एकदम एगो कुआं था, मैं कूद के आदमी जान दे दी। हाँ सौरभ खोखा चुन के राजा। अरे खोखबा से हम जा रहा था ना, तो हमारे बगल में पुलिस कैंप था, ठीक है। तो सुबह शाम मुझे फायरिंग होता था। तो ऐसे बना रहता है, ऐसे मट्टी कैसे बना है खड़ा करके, ऐसे घेरल रहेगा, ऐसे ऐसा निशानी ला ऐसे दिले रहेगा, ठीक है। एरिया दे 100 मीटर 200 मीटर करवा के फायरिंग करे। सवेरे हम लोग सुतले तो तर 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 आवाज आ रहा है। रातिया में 8 बजे 9 बजे आवाज आ रहा है। और सवेरे देखते थे कि लड़का से हम पूरा पहुंचल है, खोखा चुनेला महंगा बिकता है कि क्या पीतल का नहीं रहता है। पहला कहता पितरिया पिया दिया, वही पितरिया ऐसे नहीं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ क्या है, बुलाइएगा। चलिए वेरी गुड। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक नदी, शोक मतलब दुख, शोक मतलब मैं कहता उसका परिवार पूरा शोक में डूबल है, यानी दुख में। शौक नहीं बोल रहे, शौक मतलब होता है कि रहीसीपन, विपत्ति जिसको करना, ठीक है। शोक, शोक मतलब दुख। तो बिहार का शोक नदी किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। बिहार का शोक नदी कोसी नदी। दो गो पूछता है, बिहार का शोक नदी, तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी। अरे काहे बोलने में क्या होता है, बिहार का शोक नदी काहे इसको शोक नदी कहते हैं? काहे कि बिहार में हर बारी बाढ़ ससुर लाता है। बाढ़ लाता है तो सारा फसल नष्ट हो गया, घर ढह गया, जानवर मर गया। हमारा सभी तैरने वाला नहीं है, तो विपत्ति करके मर जाएगा वैसे, समझे कि नहीं? तो इसको शोक नदी क्या कहते हैं? कोसी को पता एक काहेला उसको तंग करते रहता है। पढ़े घड़ी कम से कम कांस्टेंट रहो, अलग अलग बैठे। देखो सौरभ अलग बैठे, कहानी गाय के अलग बताने, ठीक है। तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी। बिहार का शोक नदी कोसी नदी। एक और पूछता, बंगाल, बंगाल का कोसी नदी, बंगाल का शोक नदी, ठीक है। तो बिहार का शोक नदी, हाँ क्या बात है। बिहार बंगाल में समझ में आता है,
ठीक है। तो बिहार का अशोक नदी, बंगाल का, बिहार का बंगाल का दामाद है, ठीक है। तो बिहार का अशोक नदी, बंगाल का, ये दोनों फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। आगे, सिखों के 10वें गुरु, सिख धर्म को जानते हैं? गए हैं पटना सिटी, गए हैं कि नहीं कभी? वहां सिख का एक गुरुद्वारा बना हुआ है। तो सिख धर्म का गुरुद्वारा, जैसे हम लोग का मंदिर होता है, हम लोग क्या होता है मंदिर, तो सिख धर्म में गुरुद्वारा होता है। नाम गुरुद्वारा, ये नहीं गुरु का द्वार, तो हो गया गुरुद्वारा, ठीक है। आइए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि सिख के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? कहाँ हुआ? पटना। कहाँ हुआ? पटना। तो सिख के 10वें गुरु, आपको कभी कभी पूछा जाएगा सिख के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। पहले तो यहाँ से निकलो, चलो पीछे जाओ, चलो वहां बैठ जाए, ओकरो कले मन लगता है। तो सिख के 10वां गुरु गुरु गोविंद, इनका जन्म कहाँ हुआ? पटना में। पटना गांधी मैदान में, पटना सिटी, वहाँ उसी को पटना साहिब कहा जाता है। ये तो बार बार जाता है, दीदी वही ना है? हाँ, मंकी के नानी है घर, छुटका गुरुद्वारा उज्जै है, छुटका गुरुद्वारा मंकी के नानी घर है ना, ऐसे नानी उज्जै का नाना भैंस चराने जाते हैं, उज्जै बगल में है, ठीक है। और थोड़ा दूर आगे जाइएगा तो कर है उज्जै गुरुद्वारा, ए मनी रात के पोता हो जाए। ओरिजिनल नाम है झावगंज घाट, उधर लिखल है झावगंज घाट। सुबह के उज्जै में घर है, उज्जै घर थे, टाउन में घर है। नानी में जाइए तो लगे सब खटाल वाला, खाली गाय रख ले, तो नहाने वहाने सब उज्जै जाता है। आ जाओ, उनका जन्म जगह है पटना में, इसलिए हर साल बर्थडे मनाया जाता है, तब जाके ठूस के आते हैं, ठीक है। हर साल लंगर होता है ना, इन्हीं का बर्थडे पर। उन लोग का कलेजा उतना है, पंजाबी लोग का कलेजा बड़ा होता है, ठीक है। खाता तो रोज है, लेकिन उस दिन जाइएगा ना तो कुछ स्पेशल घी, बड़का बड़का रोटी खिलाता। जाइएगा आप रुमाल लेके जाइए, चाहे गिट्टे पर आपको बांधने के लिए सबको दे देता है, ठीक है, सबको दे देता है। सबसे बेस्ट माना जाता है धर्म, खाने में सबसे आगे, लंगर कराने में रहता है, और बिहारी ठूसने में सबसे आगे। वैसा मौका तो खोज ले चलता है। तो सिख धर्म के 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ? पटना। किकर नानी घर? मंकिया के नानी घर, ठीक है, ठीक है। आज सब अंतिम गुरु भी है, कुछ पूछेगा कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो श्री गुरु गोविंद सिंह अंतिम, यानी इसके बाद कोई गुरु, देखो ये बिना हिले बाज न मानेगा, गोरा हाथ छटपटाते रहता है। यही ना 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। आओ, अंकोरा वाट के मंदिर का नाम है अंकोरा वाट। मंदिर का नाम क्या है? अंकोरा वाट। अंकोरा वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, यानी कौन बनाया? अंकोरा वाट का जो मंदिर है, निर्माण मतलब बनाना, निर्माण मतलब बनाना, तो जो अंकोरा वाट का मंदिर इसको बनाया कौन? बनाया कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन बनाया? सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोरा वाट का मंदिर कौन बनाया? सूर्यवर्मन द्वितीय। द्वितीय मतलब समझ में आया ना, कल ये बताए थे 1 2 3, जैसे पहले नाम है, ठीक है, जैसे हमारा बाल बच्चा है तो पहले नाम अलग अलग नहीं देता था, नाम है तो हम कलुआ है तो कलुआ 1, कलुआ 2, कलुआ 3, मतलब जैसे होता है ना अपाची उपाची, तो उसमें वर्जन होता है। जैसे R15 देखिएगा, उसमें वर्जन होता है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5। अभी कौन चल रहा पता नहीं, ठीक है। तो अंकोरा वाट के मंदिर का निर्माण कौन किया? सूर्यवर्मन द्वितीय। लेकिन बाबुओं के नाम सूर्यवर्मन द्वितीय, दूसरा नंबर में भाई में आता था, समझे। अंकोरा वाट का मंदिर कौन बनाया? सूर्यवर्मन। ये हो कलुए के पोजीशन में है।
A2 प्लस सुनो, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान। पंचायती राज में क्या क्या था बताए थे ना उसमें? ग्राम, कचहरी बताए थे कि नहीं उस दिन? पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाया है ना, तो वही हुआ। ठीक है, तो वही पूछा कि तो पंचायती राज सबसे पहले कौन सा कहाँ लागू हुआ? राजस्थान। अभी जो एरोप्लेन जो क्रैश हुआ वो भी कहाँ हुआ? राजस्थान। ठीक है, 2-3 दिन हो गया, पूरा हल्ला हल्ला होला है। टोटल 242 को में अथी था उसमें। ठीक है, 242 को है। अभी कंफर्म नहीं, सरकार देखिए ऐसी डाटा पूरा पब्लिश नहीं करता है। सरकार बड़ी तेज है, सरकार को समझना सबकी बस की बात नहीं। अब क्या कारण है? उसमें ब्लैक बॉक्स एगो रहता है। ठीक है, कोई भी एरोप्लेन है, कोई भी हवाई जहाज, उसमें एगो बॉक्स रहता है, उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। वो क्या करता है? वो कितनों घटना हो जाए विषय भी, उस ससुर के नाते कुछ नहीं होगा, उसको बना रहता है। उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। देखिएगा लाल कलर का, समझे ना? उसको कभी भी कुछ नहीं होता है, कितना बड़ा हो जाए, पूरा आग लग जाए, एकदम कुछ हो जाए पूरा प्लेन, लेकिन ब्लैक बॉक्स का कुछ भी नहीं होता है। अब ब्लैक बॉक्स का काम क्या पता है? जहां पायलट बैठल है वहां कखनी कौन बटन टिपा, क्या सेकंड में टिपा, क्या बोला, क्या सब चीज एकदम सही है, तो लोग देखेगा मैक लगल रहता है, इसमें लगेले रहता है हर उनके, यानी सब चीज अच्छा है तो चेक 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 करते रहे। ठीक है, लेकिन हम लोग ये सब नहीं देखेंगे खेसरिया वाला या अमरपाली दुबे के साथ कहाँ स्टेज शो, समझे कि नहीं? तो उसका भी नहीं खुला है, उसको रीडिंग किया जाएगा, पढ़ा जाएगा क्या प्रॉब्लम था। अभी प्रॉब्लम नहीं पता चला, अभी बहुत सारा मीडिया वाला आने को ज्ञान पेल देगा। कोई बोलेगा भैया तेल ज्यादा भर दिया था, कोई बोलेगा तनी उड़ा रहा था तो हल्के से हैंडल बा खींचा था, तनी ज्यादा खींचना था। मतलब अभी अजीबो गरीब ज्ञान आपको देके चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं खुलेगा पूरा राज्य अलग अलग नहीं होगा। और हम यदि कोई ऐसा सीक्रेट बात रहेगा तो आपको सरकार नहीं आप तक आने देगा, जनता तक नहीं आने देगा। ठीक है, ठीक है, इतना सरकार मुख्य यही है। तो सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान। राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी बोलो तो सही बोल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। आज जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, गुलाबी शहर। कभी कभी पूछता है कि किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता था? किसको? जयपुर को। ठीक है, जयपुर को, ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी शहर। पिंक मतलब गुलाबी, इसलिए कभी देखेंगे राजस्थान रॉयल को देखे हैं क्रिकेट टीम आईपीएल में, किसी दिन गुलाबी कपड़ा पहन के लोग खेलता है, समझे कि नहीं? तो गुलाबी शहर किसको? जयपुर को। पंचायती राज सबसे पहले बिहार के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है। अरे काला सीट नहीं पूछता है, पिंक वाला में हमको नहीं मालूम। ठीक है, बिहार पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है। ठीक है, एजुकेशन में सबसे पीछे, विपत्ति में सबसे आगे। आइए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? पहले चलता था योजना आयोग। तो योजना आयोग का शुरुआत किया था 1951 में, याद रखिएगा। योजना आयोग की शुरुआत 1951 यानी शुरू किया गया था। योजना आयोग को शुरू कब किया गया? 1951 में। लेकिन इसको नाम बदल दिया गया 2015 में। पहले था योजना आयोग, लेकिन इसका नाम बदल के रख दिया गया नीति आयोग। क्या रख दिया गया? नीति आयोग। कोई सा ज्ञान है तो हमरो बताओ, खाली ओकरे बता दोगे तो ही ना सीखेगा। हम बताओ पर मैंने गर्व नहीं लग रहा है का कान में बतियाने लगता है। पहले नाम था योजना आयोग, जब 1951 में इसको बनाया गया इसका नाम था योजना आयोग। लेकिन 2015 में माननीय श्री मोदी जी, ठीक है, उसका नाम बदल के क्या लग दिया? नीति आयोग। ठीक है, इसका प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अध्यक्ष पूछेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो अध्यक्ष कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री। जो भी देश का प्रधानमंत्री वही इसका अध्यक्ष होगा। मोदी जी है तो मोदी जी रहेंगे, राहुल गांधी बन जाएंगे तो राहुल गांधी रहेंगे, ठीक है। गलती से मान लो हम लोग बन गए तो हम लोग भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1991 में। योजना आयोग का गठन 1991 में हुआ। 1915 में इसका नाम बदल गया। अब बदल के क्या रख दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री, यानी जो भी जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री कौन है? उजला दाढ़ी वाला नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो वही अब इसका अध्यक्ष है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य बिहार। इनमें से सभी, बिहार भी है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी सभ्य है। कौन कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बीमारू राज्य कौन कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बीमारू राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ये सब कैसा राज्य है? बीमारू राज्य। आइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1980। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ना जी। भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं? बीजेपी। इसकी स्थापना यानी टीम बना कब? 1900। इसका चुनाव चिन्ह पूछेगा तो कमल छाप पूछता है। चुनाव चिन्ह पूछता है, ठीक है, पूछेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब? 1980 में। इसी को बीजेपी भी कहते हैं, ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। कमल छाप, भुलाइएगा ना। अब कांग्रेस से भी पूछता है, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस बाप है भाजपा की। बाप तो बाप रहेगा, गाना सुने ना, वही है। दिखाई दे रहा है क्या? 100 साल का डिफरेंस में नजर आएगा। यहाँ 19, 18, 19 समझा रहा है? समझाता है? तो बाप है बाप। कांग्रेस भाजपा के बाप है, तो वही ले बाप तो बाप रहेगा, ठीक है। तो कांग्रेस क्या स्थापना? देखिए, क्लास में हम लोग कोई राजनीति का नहीं, हम लोग ज्ञान के लिए पढ़ना है, ठीक है। कौन क्या उससे हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है। बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है, ठीक है। चीनी चीनी रहेगा, गुह गुहे हो जाएगा। गुड़ समझना, गुह ना समझना। तो कांग्रेस की स्थापना 1885। इसका चुनाव चिन्ह? अरे पंजा है, पंजा। बकलोल, तुम लालू जी के भक्त निकला। वो आरजेडी ना है हो, आरजेडी। अरे चलो, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885। इसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप। इसमें और बहुत कुछ बताना। इसका स्थापना करने वाला एओ होम्स है। इसको बनाने वाला कौन है? एओ होम्स। होम साइंस नहीं, होम्स। होम्स। मम्मी होम साइंस पढ़ी है का जी? एओ खराब खराब खराब। चलिए, आइए एक बार रिवीजन मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। इसी को बीजेपी कहते हैं। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चलिए, अगर दादा की बात की जाए, बीजेपी के दादा कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885। इसका चुनाव चिन्ह पंजा। पंजा। इसका बनाने वाला एओ होम। इसका पहला अध्यक्ष में बता दे, WC बनर्जी। WC बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी। इतना पूछता है कांग्रेस, ना बुलाइएगा। हाँ, तो भाजपा के दादा पोता कांग्रेस। आइए आगे, अरे आगे बढ़ाओ।
चलिए एकदम VVI प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी वुमेन डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब? 8 मार्च। कब? 8 मार्च। बुलाइएगा। कौन ठक ठुक कर रहा है जी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, वुमेन डे 8 मार्च। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? जादूगोड़ा। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जादूगोड़ा। यूरेनियम कहाँ सबसे ज्यादा? जादूगोड़ा। बोला ना जी, सबसे ज्यादा यूरेनियम। हिलाएगा ना जो तुम बात नहीं मानेंगे। यूरेनियम सबसे ज्यादा जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा में, जादूगोड़ा में ना। नासा में सब बैठल रहता क्लास में। यूरेनियम का उपयोग कहाँ करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए। नाभिकीय ऊर्जा बनाते तो यूरेनियम थोड़ी, हम कल ना समझ पाए थे। नाभिकीय ऊर्जा में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम थोड़ी। सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ? जगह का नाम है जादूगोड़ा। इसमें समझना है कौन जादू जी दिखाता है। जगह का नाम है जादूगोड़ा। अब कहीं जाओ पूछा घर कहाँ तक गया तो दूसरा समझ कहते हैं वहां से लगता है से काट देता है सब। ठीक है, अजीबो गरीब नाम रहता है। सबसे ज्यादा खतरनाक नाम जाइएगा ना साउथ तरफ, कहीं कहीं लिखा लगा तो यदि पढ़ दीजिएगा ना हम लोग तो लगेगा अगला गाली दे रहे हैं। ऐसा नहीं तो नहीं ईमानदारी है तो जाइएगा साउथ का यूट्यूब पर मारिएगा या मोबाइल में कि साउथ का 10 गो स्टेशन का नाम बताइए। यदि आप पढ़ लिए, हिंदी लिखल रहा है, यदि आप पढ़ लिए तब बोलिएगा। समझे कि नहीं? बड़ी खतरनाक नाम है। तो यूरेनियम सबसे ज्यादा जादूगोड़ा। उपयोग यूरेनियम के कहाँ करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन। बोलिए ठीक है। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है। सुनामी गंगा जी में कभी नहीं आएगा। कहाँ आएगा? समुद्र में। समुद्र कहाँ आएगा? बच्चा का प्रश्न है। तो समुद्र के जमीन के नीचे जाइएगा ना, समुद्र के पानी, समुद्र के नीचे दम सबसे जाइएगा नीचे। ठीक है, जाने तो नहीं सकेंगे, समझ लीजिए कि जा रहे हैं। ठीक है, पहनने वाला पहन के जाया जाता है, जो सूट पहन लिए। ठीक है, बुलबुला छूट रहा है मुंह से, जा रहे हैं। ठीक है, वहां सबसे नीचे जाए तो जमीन है। कोई भी पानी के नीचे जमीन रहेगा ना हो, यानी समुद्र तली इसको कहते हैं। जो पानी के तली है तो उसमें भूकंप आएगा, यानी जमीन हिलने उलने लगेगा। तो हिलने उलने लगेगा, इसे देखो ऐसे हिला, तो ऐसे हिला तो पानी को मारे झटका, तो ये पानी ऊपर में है तो आएगा क्या? सुनामी। तो सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। काहे आता है? तो समुद्र के तली में भूकंप आता है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पे करता है? यानी लोकतंत्र कब सक्सेस होगा? लोकतंत्र कब सक्सेस होगा? कब होगा? नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता है। यानी जब लोकतंत्र में नागरिक सोच समझ के हिस्सादार बनेगा, यानी सोच समझ के आप वोट दीजिएगा, सोच समझ के कोई निर्णय लीजिएगा, तो उसे विवेकपूर्ण यानी अपना विवेक यानी बुद्धि से। विवेक यानी अपना बुद्धि से। साइंस पढ़ रहे हो? 4 नैया पर चढ़मा ना तो ना घर के रह जाए ना घाट के रह जाए। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं सोशल साइंस और पढ़ रहे साइंस, दोनों का मिश्रण हो जाए बम बन जाए, फट जाए। साइंस और सोशल साइंस मिश्रण का समझ में आता है? बम बन जाएगा। तो लोकतंत्र नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागी, विवेक मतलब सोच समझ के। आइए, किसने कहा बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? एकदम मस्त आदमी था। पहले ही बोल दिया कि जब तक बिहार का डेवलप नहीं करिएगा, विकास नहीं करिएगा, तो कितना मुंह का घास लीजिए। ठीक है, लेकिन भारत का विकास नहीं होगा। यानी पहले किसको विकास करना पड़ेगा? बिहार को। और बाद किसका विकास होगा? भारत। तो कौन बोल के चल गए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल। एपीजे अब्दुल, इसी इन्हीं को कहा जाता है मिसाइल मैन। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? मिसाइल मैन। ठीक है, मिसाइल मैन। ठीक है, तो कौन कहा कि बिहार जब तक विकास नहीं करेगा भारत विकास नहीं करेगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कोई दिक्कत? आगे, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य, जनसंघर्ष मतलब होता है जनता अपने में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। बोलीविया के देश का नाम, बोलीविया किसका नाम है? देश का। तो बोलीविया में जनता लड़ते
पर अपने में लड़ते झगड़ते रहते थे। काहे लड़ते रहते? जन संघर्ष मतलब आपस में फैटाफैटी कर देना, ठीक है। देश में रहने वाला जैसे कल्लू कभी कर लेता है से फैटाफैटी, ठीक है। तो इसी हुआ कि देश वाला आदमी अपने में फैटाफैटी कर लिया, अपने में क्या कर लिया? फैटाफैटी कर लिया। कहाँ पे? बोलीविया में। तो काहे कारण? पानी के कीमत वहां बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है, अपने में आदमी लड़ने झगड़ने लगता है। बोलीविया में पानी का बहुत दिक्कत है, इसलिए सेव वाटर सेव लाइफ, पानी को बचाइए। पानी बहुत अनमोल चीज, पीने वाला पानी कितना मात्र पता है? पृथ्वी पर इतना पानी है, बस पीने वाला कितना? 2.5%। अब बोलीविया में झगड़ा काहे होता है? पानी के कारण। वहां पानी का दाम बार बार बढ़ जाता है, लोग अपने में फटाफटी कर देते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है जी? मोर। कहीं कहीं मयूर लिखा रहेगा, ठीक है। कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा? मयूर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी मयूर। ज्यादा मयूर रहता, मोर बहुत कम देखने को मिलेगा। क्या रहेगा? मयूर। संस्कृत शब्द में मोर को मयूर कहते हैं। संस्कृत में मोर को क्या कहते हैं? मयूर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, मोर। चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। चिड़ियाघर कौन कौन गए हैं? सब गया है। क्या है पटना का चिड़ियाघर का नाम? यहाँ से तो देख के हम बोल देंगे, उतना तो हम टैलेंटेड है। तो जो बगल में हवाई अड्डा भी है, हवाई अड्डा भी है, तो हवाई अड्डा के कुछ ही नाम है। हाँ वो नहीं, उज्जे उज्जे। जब दीपक भैया के ससुराल में बरातिया गया था, उज्जे से गया था, उज्जे से। अब हवाई अड्डा का नाम क्या है पटना का? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयप्रकाश नारायण, ठीक है। क्या नाम है? जयप्रकाश। अब पटना का चिड़ियाघर का नाम उद्योग है। तुमको तो बहुत कुछ लगता है। सीमा में कभी कभी बबीता जी भी नजर आने लगती है, कभी देखना विभा जी ना नजर आने लगे, ठीक है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान मतलब होता है चिड़ियाघर। जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर। जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। कहा? पटना। यानी पटना का चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। आगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? नारा दिया वेदों की ओर लौटो। नारा क्या दिया? वेदों की ओर लौटो। नारा क्या दिया? वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे, पच्चीस नंबर देखो कहाँ? 25 नंबर इसमें है। लमार दो पूरे, रहे दो छोटा। चलो, गुटेनबर्ग का जन्म, एक आदमी है जिसका नाम है गुटेनबर्ग। आदमी का नाम क्या है? गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का भी जन्म जर्मनी में हुआ, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का भी जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का भी जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। ये दोनों को पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। हम लोग का जन्म कहाँ हुआ? भारत में। देश का नाम जर्मनी। भारत में पूछे कौन सा राज्य? तब बिहार। बिहार में पूछे कौन जिला? तब पटना। पटना में पूछे कौन सा गांव? तब ग्यासपुर, ठीक है। तो गुटेनबर्ग जन्मा कहाँ?
जर्मनी में। कार्ल मार्क्स जन्मा कहाँ? जर्मनी में। आइए, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित, कहिए सांप्रदायिक राजनीति का मतलब समझा दिए थे। जब एक धर्म को दूसरा धर्म से ऊंचा मानने लगे, अपना धर्म को आप अच्छा मानने लगेगा दूसरा के धर्म से, ठीक है, अपना धर्म को दूसरा के धर्म से क्या मानने लगेगा? अच्छा मानने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक राजनीति। तो धर्म पर आधारित, सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? धर्म पर। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? यानी खेती बाड़ी से उसको लेना देना नहीं है। कृषि पर आधारित है यानी खेती बाड़ी से उसको लेना देना है, लेकिन यहाँ बोला कृषि आधारित नहीं है, यानी उसको खेती बाड़ी से लेना देना नहीं है। तो कौन है जिसको खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है? तो सीमेंट उद्योग से कोई खेती बाड़ी से लेना देना नहीं है, इसको लेना देना है पत्थर से, पहाड़ से, पत्थर से, ठीक है। बाकी आपका सूती वस्त्र, चीनी, जूती सब खेती बाड़ी पर डिपेंडेड है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे, चलो और जाओ, और जाओ, अरे आओ एक, चलो वो आखिरी प्रॉपर पहुंचो, ध्यान दो। बार एंड पीस किताब का नाम है, किताब का नाम क्या है? बार एंड पीस। किताब का नाम क्या है? बार एंड पीस। किसकी रचना है? किसकी नाम है? लियो टॉल्स्टाइन। बार एंड पीस कौन लिखे? लियो टॉल्स्टाइन। बार एंड पीस कौन लिखे? लियो टॉल्स्टाइन। किताब का नाम है बार एंड पीस। इसको लिखने वाले कौन? लियो टॉल्स्टाइन। नंबर पर आ रहा है ना? आगे, चावल का खड़ी फसल था, जिसका वर्षा के दिन में लगा तो खड़ी फसल रहता है। वर्षा तो चावल कब लगता है? बरसात के दिन में। तो चावल क्या हो गया? खड़ी फसल। वर्षा में लगाए तो खड़ी फसल, ठीक है। ठंडा में लगाए तो रबी फसल। वर्षा में लगाए तो खड़ी फसल, ठंडा में लगाए तो, और गर्मी में लगाए तो जायद फसल। गर्मी में कुछ कुछ लगाते हैं, तरबूजा, नेनुआ, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ठीक है, सब कब लगाते हैं? गर्मी के दिन में, समझे कि नहीं? तो तरबूजा, खीरा, ककड़ी, लालमी, ये सब कौन सा हो गया? जायद फसल। खड़ी फसल में ठंडा में, सॉरी वर्षा में कुछ लगाता है, बताइए। तो वर्षा के दिन में, वर्षा में गेहूं लगता है, मक्का हो गया, धान हो गया, और वर्षा में राई लगता है। चावल यानी धान हो गया, मक्का हो गया, और सब्जी तो 12 मास लगा सकते हैं, सब्जी थोड़ी कह के लगता है कि यही लगाइए, ठीक है। तो धान और मक्का रबी फसल। ठंडा में कुछ कुछ लगता है, गेहूं, आलू, सरसों, राई, जौ, ये सब ठंडा में लगता है, समझे कि नहीं? और गर्मी में लगता है, जो समझ जाए फसल में आएगा। गर्मी में क्या क्या लगता है? ककड़ी, खीरा, लालमी, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ये सब जो आपको गर्मी के दिन में मिलता है। अभी गर्मी है तो मिल रहा है। आइए, नई आर्थिक नीति के किसे सम्मिलित नहीं किया, यानी एक नियम है जिसका नाम है नई आर्थिक नीति। उस नियम में किसको शामिल नहीं किया गया? तो किसको शामिल नहीं किया गया? वैश्वीकरण को, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में शामिल नहीं किया गया, यानी नहीं जोड़ा गया। आगे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित को, अरे पर रहे तो कंप्लीट तो करे देता। सौर ऊर्जा, जो ऊर्जा सूरज से बनाते उसको सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आपको पूछे सौर ऊर्जा सब क्या समझते हैं? तो सूरज से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे उसको सौर, यानी सूरज से बिजली से हम करंट बना, जैसे बैटरी चार्ज करते हैं सौर सेल से चार्ज करते हैं, तो कौन सा ऊर्जा गया? सौर ऊर्जा, समझे कि नहीं? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यानी कैसा संसाधन है? तो कैसा है? नवीकरणीय। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा कैसा है? नवीकरणीय, यानी कभी खत्म होने वाला संसाधन नहीं है। सूरज मामा कभी खत्म होंगे? जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी बर्बाद रहेंगे, यानी सूरज कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं? तो सौर ऊर्जा। आइए,
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को टिस्को भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? टिस्को, टाटा टिस्को। ये छूट गया। WTO, उसी को हिंदी में पूरा नाम लिख दिया, विश्व व्यापार संगठन। WTO का फुल फॉर्म विश्व व्यापार संगठन। बोलिए WTO का फुल फॉर्म विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब यानी बना कब बना? 1995 में। इसका मुख्यालय जिनेवा, याद रखिएगा, ये भी पूछता है, जिनेवा। ठीक है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे तो विश्व व्यापार संगठन। ये बना कब? 1995 में बना। इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहते हैं, मुख्यालय क्या कहते हैं? हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। बार बार पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ठीक है। आगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी को कहता है टाटा टिस्को भी कहते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कहते हैं टाटा टिस्को। क्या कहते हैं? टाटा टिस्को। इसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको स्थापना कब हुआ? 1907 में। करने वाला कौन है? जमशेदजी टाटा। उनका बाबू दादा है। ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी बना कब? 1907 में। बनाए कौन? जमशेदजी टाटा। कहाँ बना है? जमशेदपुर में। कहाँ बना है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर है कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी बना 1907 ईस्वी में। बनाए कौन? जमशेदजी टाटा। कहाँ बनाए? जमशेदपुर में। जमशेदपुर है कहाँ? झारखंड में। आगे, किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोला कि जो संसाधन होता नहीं बल्कि संसाधन बना करता है? तो कौन बोला? जिमरमैन। ठीक है। संसाधन होते नहीं है, संसाधन बना करते हैं। कौन बोला? जिमरमैन। ठीक है। संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनते हैं, ये विपत्ति कौन कर दिया? अरे बोलो, जिमरमैन। आगे, निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? वित्त यानी आपको कर्जा उर्जा देता है। ठीक है। तो कौन देता है? व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक। रिश्तेदारी सबसे दीजिएगा तो गड़बड़ा जाइए। व्यवसायिक बैंक दे सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नाम है राष्ट्रीय विकास, एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। नाम क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? गठन मतलब बनना, स्थापना मतलब बनना। ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1991 ना, 1952 दे रहा है। 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952। सबने अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी यात्रा। 1930 दांडी यात्रा, यानी जैसी दांडी यात्रा शुरू हुआ, समुद्र के तट पे गए दांडी, महात्मा गांधी पहुंचे, वहां नीमक उमक बना ली। इतना भीड़ भाड़ तो महात्मा गांधी के लगा कि कर सके फायदा उठाया जाए। ठीक है। ज्यादा आदमी नहीं, 23 को 24 को अनुयायी लेके गए थे दांडी यात्रा, लेकिन बीच में बहुत सारा आदमी भीड़ मिल गया उनको। ठीक है। बहुत सारा आदमी जमा हो गया, हजारों में आदमी जमा हो गया। अब महात्मा गांधी को लगा कि इतना ही सब आदमी बेकार चल जाएगा, नीमक बना ली तो बहुत बेकार है ना, सब इन्होंने भाग जाएगा। चलो लगले लोहा गर्म है, क्या कर दिया जाए? हथौड़ी मार दिया जाए। लगले क्या शुरू कर दिए? सबने अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा जैसे 1930 में खत्म हुआ, महात्मा गांधी बोले कि अभी से हम क्या शुरू करेंगे? सबने अवज्ञा आंदोलन।
तो पूछता है ये बार बार कि कौन आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? कौन आंदोलन के बाद? दांडी यात्रा के बाद। चलो फिर पढ़ेंगे, तब ऊपर घुसेड़ देना। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? 3 तरह का क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। बोलिए कौन कौन? फिर से बोलो। तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात बोल रहा था। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र। ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। उद्योग क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और तृतीय को सेवा क्षेत्र। नहीं भुलाइएगा तीनों। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र किसको? कृषि, यानी जो भी खेती बाड़ी वाला काम हो रहा है ना, सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जो भी खेती बाड़ी वाला काम आ रहा है, धान लगा रहा है, गेहूं लगा रहा है, मकई लगा रहा है, कुछ भी खेती वाला काम कर रहे हो, किसमें आ रहा है? कृषि क्षेत्र में, यानी प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, जो भी कल कारखाना फैक्ट्री एक्ट्री वाला काम हो रहा है, सब किसमें आएगा? द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, गाड़ी चला रहे हैं, छकड़ा चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, डॉक्टर साहब है, वकील साहब है, वो सब किसमें आ रहे हैं? सेवा क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या गो? कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में आएगा कृषि, द्वितीय में आएगा उद्योग, तीसरा में आएगा सेवा। आगे, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा यानी प्राथमिक क्षेत्र से बनेगा, यानी जो खेती बाड़ी से बन रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो बोला कौन प्राथमिक क्षेत्र से नहीं? कोयला कहाँ से निकलता है? खेत से, यानी खदान से, यानी खेती बाड़ी से संबंधित, यानी ये भी प्राथमिक क्षेत्र है। करंट कहाँ से निकलता है? इसको लेना देना नहीं है भैया। कोयला जमीन से निकलता थी, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। पेट्रोल भी जमीन के अंदर से निकलता है, अब प्राकृतिक गैस भी प्राकृतिक। तो ये सब हो गया किसका? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, लेकिन विद्युत नहीं है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, संचार यानी बात विचार, फोन, समाचार समाचार पूछने के लिए सबसे अच्छा, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या है? अभी की बात की जाए तो अभी सबसे बेस्ट है मोबाइल। ये पुराने समय में रेडियो था, सॉरी टेलीफोन। सबसे पहले हम शुरुआती में जो हम लोग के दादा दादा थे, तब रेडियो की बात था, यानी सूचना उचना जो भी खबर पहुंचा रेडियो से। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के लिए रवाना हुए हैं, कुछ ही समय के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो रेडियो से सुनता था बुढ़ाऊ से। तो लोकप्रिय साधन कौन हो गया? रेडियो। ओकरा बाद आया टेलीफोन, हलो हलो वाला, जिसमें तार लगल रहता था। बबीता जी के घर में भी है, जेठालाल के घर में भी है, देखा है। तो वो हो गया सार्वजनिक टेलीफोन। देखे तो फिर बीच बीच में लगा रहता था, तो उसमें इतना प्रचलन होता है, जहां ताप डब्बा से बना देता था। एसडीओ की क्या लिखा रहता था? एसटीडीओ क्या लिखा रहता था? एसटीडी लिखा रहता था। उसमें 1 रुपया घुसेड़िए और बात करिए, फिर तन्ने को टों किया तो फिर 1 रुपया डालिए, फिर बात करिए। लेकिन अब क्या है? मोबाइल। तो सबसे ज्यादा अभी फेमस कौन है संचार के लिए? मोबाइल। आपका आंसर ऐसे दे रहा होगा सार्वजनिक टेलीफोन, लेकिन सबसे फेमस अभी क्या हो गया है? मोबाइल। तो आज के लिए प्रोग्राम किस्सा कहानी को यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। आप कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार लिख के आइएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।